समकालीन विश्व राजनीति के अंतर्गत हम वैश्वीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हम यहाँ देखेंगे वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। यानी वैश्वीकरण का अगर होने से विश्व में जितने भी उसके सदस्य देश हैं जिनका वैश्वीकरण हुआ है उन पर सांस्कृतिक रूप से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या वैश्वीकरण हमारी संस्कृति को प्रभाव डालती है या संस्कृति को प्रभावित करती है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि मानो जिस भी देश में हम निवास करते हैं उस देश की एक अलग सांस्कृतिक पहचान होती है, अलग संस्कृति होती है, लेकिन संस्कृति एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती है, क्या प्रभाव डालती है, इन सब चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नहीं रहते कि हम सोचे कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक और राजनीतिक दायरे में है, आर्थिक रूप से प्रभावित करती है या राजनीतिक रूप से प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है। हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। हम जब घर में बैठे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, किसी के बारे में विचार कर रहे होते हैं, तब भी हम इसकी चपेट में होते हैं। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, ये सारी किस प्रकार का लोगों से हम व्यवहार कर रहे हैं, ये सब संस्कृतिकरण के ही प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होते हैं। हम जो कुछ खाते पीते पहनते अथवा सोचते हैं सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती हैं। हम कहते हैं हमारे पसंद ये है, वो ये नापसंद है, ये पसंद है, ये सब बातें वैश्वीकरण के प्रभाव से ही होती हैं। हम घर बैठ करके सोचते हैं हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना है, हमें जीन्स पहनना है या टी शर्ट पहनना है, ये हमें वैश्वीकरण के कारण ही हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम विश्व के लोगों को ऐसे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो हम भी ऐसे कपड़े पहनने के बारे में सोचने लगते हैं। यही वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। हम क्या खाते हैं, किस प्रकार से हम पीते हैं, क्या हमारा रहन सहन है, क्या लाइफ स्टाइल है, ये सब वैश्वीकरण के प्रभाव से ही प्रभावित होती है। जैसे हमारे देश में आज भोजन का करने का जो सिस्टम था, जमीन पर बैठ करके हम भोजन किया करते थे, आलथी पालथी मार करके बैठ के भोजन करते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ कौन सा प्रभाव पड़ा है, हम खड़े खड़े भोजन करने लगे। ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। हम प्लेट में लेकर के खड़े होकर के भोजन करना सीखा हमने, ये वैश्वीकरण का प्रभाव है। हमारे यहाँ जूता चप्पल उतार करके हाथ धो करके भोजन किया जाता था, पवित्र स्थान पर बैठ कर के भोजन करते थे। अब हमारे यहाँ वैश्वीकरण का ये प्रभाव पड़ा। हमने देखा कि विदेशों के लोग या किसी यूरोपीय देश के लोग पश्चिमी सभ्यता के लोग जूता पहन करके, अपने सारे वस्त्र पहन करके, सज धज के, एक हाथ में प्लेट लेकर के अपने हाथ से लेकर के भोजन करते हैं खड़े खड़े। तो ये हमने भी प्रारंभ कर दिया और ये हमारे ऊपर संस्कृति का प्रभाव पड़ा, पश्चिमी सभ्यता का या पश्चिमी संस्कृति का हम पर यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमारा जीवन का रहन सहन का स्तर में क्या परिवर्तन हुआ है, ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। वैश्वीकरण का हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है। हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है, यानी संस्कृति पर प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। चूंकि हमने देखा पश्चिमी देशों में लोग एक दूसरे से हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं करते, बल्कि हाथ मिला करके अभिवादन करते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति में एक दूसरे को हाथ जोड़ करके अभिवादन का सिस्टम था। कई देशों में एक दूसरे को गले लगाने का सिस्टम होता है और हमने उसको अपनाया। ये भी हमारे ऊपर संस्कृतिकरण का ही प्रभाव पड़ा। सुबह हमारे यहाँ नाश्ते में हम क्या लेते थे, ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन हमारे ऊपर जब पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा तो हम नाश्ते में ब्रेड था और भी जो भी वेस्टर्न जो भी ब्रेकफास्ट के आइटम होते हैं उनको लेने लगे हैं और ये जाकर के हमारे यहाँ संस्कृति पर प्रभाव पड़ गया है। हम जो कुछ खाते पीते पहनते अथवा सोचते हैं सब पर इसका असर नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर से तय होती हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है। हमने देखा वैश्वीकरण के क्या क्या सांस्कृतिक प्रभाव पड़े हैं, तो हमें इस भय को बल मिला है। और क्या बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी।
ये प्रक्रिया क्या पहुंचाएगी? विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी, क्योंकि हमने देखा विश्व की संस्कृति का एक दूसरे देश पर प्रभाव पड़ता है। हर देश की जो संस्कृति होती है वो परिस्थिति के अनुसार होती है। वहाँ के रहन सहन, वहाँ का जीवन, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु, इन सब पर उसकी संस्कृति निर्भर करती है। लेकिन जब हमारा वैश्वीकरण हुआ और हम विदेश की संस्कृति से, पश्चिमी संस्कृति से जब हम प्रभावित हुए, तो हमने भी उस संस्कृति को अपना लिया जो हमें दूर सुदूर देशों से दिखाई देती है। चूंकि हमें इतना पता नहीं होता है, हम इसका अंधानुकरण कर बैठते हैं। हमें पता नहीं होता है कि वो जो संस्कृति है वहाँ की, उस संस्कृति में और हमारे यहाँ की संस्कृति में अंतर है, वहाँ के वातावरण में और हमारे यहाँ के वातावरण में भी अंतर है। जैसे कि यूरोपीय संस्कृति को अगर देखा जाए तो यूरोप में ठंडा प्रदेश है, वहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है, ज़्यादातर मौसम में सर्दी रहती है, शीत रहती है, तो वहाँ के लोग कोट और पैंट पहनते हैं और यहाँ तक कि गले को टाइट करके रखते हैं, जिससे कि ठंडी हवा अंदर ना जाए, जिससे उनका शरीर गर्म बना रहे। हमने भी अंधानुकरण किया और हम भी गर्मियों के सीजन में जहाँ एयर कंडीशनर भी नहीं होते तो भी अंधानुकरण करके कोट पैंट पहन के घूमते हैं। ये अंधानुकरण, वो वहाँ के लिए उचित है, हमारे लिए उचित नहीं है। वहाँ के लोगों के पास, वहाँ का मौसम ठंडा रहता है तो वहाँ एक बार भोजन बना लेते हैं, 2-4 दिन तक खराब नहीं होता है। लेकिन हमने भी ऐसा ही किया और हमने भोजन को बनाया और फ्रिज में रख के उसको 2-2, 3-3 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में और हमारे वातावरण में बहुत सारा अंतर है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति पर वैश्विक संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, विश्व की संस्कृति हमको प्रभावित कर रही है। देखिए, हम और आगे इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आती है। क्या करती है ये? सांस्कृतिक समरूपता को ले आती है। मतलब विश्व के देशों में जैसी संस्कृति है वो सभी देशों में एक जैसी हो जाती है, समान रूप की हो जाती है, इसलिए वैश्विक समरूपता ले आती है वैश्वीकरण। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं है कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। आज वैश्विक संस्कृति के नाम पर हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है। पश्चिम से आने वाले टेलीविज़न पर विज्ञापन, पश्चिम के उत्पादों को बेचने के लिए पश्चिम के लोगों के रहन सहन को हमें दिखाया जाता है और हम उस रहन सहन को अंधानुकरण के द्वारा अपना लेते हैं और इस प्रकार हमारे ऊपर विश्व की संस्कृति लादी जा रही है, जिससे हम विश्व की वस्तुओं के उपभोक्ता बन सके और हम उन वस्तुओं का उपभोग कर सकें। इसलिए विश्व की संस्कृति या पश्चिमी संस्कृति हमारे ऊपर लादी या थोपी जा रही है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व वाले अध्याय 3 में वर्चस्व के सांस्कृतिक अर्थ के अंतर्गत इस बात को पढ़ चुके हैं। हमने देखा है अमेरिकी वर्चस्व रहा है विश्व में और वहाँ की संस्कृति को दूसरे देशों पर लादा जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता है। आपने बर्गर देखा होगा, बर्गर या नीली जींस। क्या बर्गर भारतीय खाद्य सामग्री है? नहीं है, ये अमेरिका की खाद्य सामग्री है और हमारे यहाँ अब इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। बच्चे दिन में बैठ करके सोचते हैं काश हमें बर्गर खाने को मिल जाए। ये अमेरिकी संस्कृति है, हम उसको अंधानुकरण करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ हैं हमारे यहाँ, लेकिन हम उनकी तरफ ना जा करके हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं। बर्गर और नीली जीन्स का प्रचलन भी अमेरिका में हुआ था। चूँकि अमेरिका देश में हमेशा वायुमंडल, वहाँ का हमेशा वातावरण वहाँ का ठंडा रहता है, इसलिए हमें मोटे वस्त्र पहनने होते हैं। हमारे देश का ऐसा वातावरण नहीं रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पतले वस्त्र पहने जाते थे, मलमल के कपड़े पहने जाते थे हमारे यहाँ। लेकिन हमने अंधानुकरण किया बर्गर का और नीली जीन्स का। इनकी लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। ये तो स्वाभाविक है, जो राजनीतिक रूप से ताकतवर हो
आर्थिक रूप से ताकतवर हो, वो कमजोरों पर तो अपनी छाप छोड़ ही देता है। हम किसका अनुसरण करते हैं? जो राजनीतिक रूप से पावरफुल हो और जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो, हम उसके हर व्यवहार को अपनाते हैं। उसका सोना, उसका बैठना, उसका बात करना, उसका पूजा करना, उसका पहनावा सब अपना लेते हैं। हो सकता है ऐसे ही पहनावे से पैसा आता हो सकता है ऐसे ही पहनावे से राजनीतिक वर्चस्व होता हो, हम उसका सब कुछ अपना लेते हैं। तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो इसका वर्चस्व होता है वो अपनी अलग छाप छोड़ता है। किन पर छोड़ता है ताकत? वो छाप अपनी जो कमजोर लोग होते हैं उन पर ये अपनी छाप छोड़ देता है। और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। ताकतवर संस्कृति जैसा बनाना चाहती है, संसार वैसा ही दिखता है। अमेरिका अपने आप में विकसित राष्ट्र है, वहाँ की संस्कृति को वो अपनी संस्कृति को विकसित मानते हैं। आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी वो ताकतवर राष्ट्र है और उसने कमजोर राष्ट्रों पर अपनी छाप छोड़ी है और उसने अपनी संस्कृति को इन देशों पर लाद दिया है। जो यह तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। मैकडोनाल्डीकरण, मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने लगी हैं। जो अमेरिका के पक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि विश्व का मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। मैकडोनाल्ड वहाँ की एक खाद्य का सामग्री बेचने वाली कंपनी है, अर्थात रेस्टोरेंट में मैकडोनाल्ड के उत्पाद रखे जाने लगे हैं, अब भारत में भी रखे जाने लगे हैं। तो अमेरिकी पक्ष में बोलने वाले जो संस्कृति के समर्थक हैं वो कहते हैं कि विश्व का मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट पर जाकर के बर्गर मांगते हैं वहाँ जाकर के, तो निश्चित है कि हमारा मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है। चूंकि इससे पूरे विश्व की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम मानते हैं कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, लेकिन अगर हम इसी प्रकार से पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करते रहे तो एक दिन हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी और ये विश्व की सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानव जाति के लिए खतरनाक है। यदि हमारे देश का मैकडोनाल्डीकरण हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति हमारे देश में अपने पैर पसार रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण से के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हैं। इस बात को भी हमें नहीं मानना चाहिए कि विश्व पर संस्कृति का जो प्रभाव पड़ रहा है ये हमेशा नकारात्मक ही होगा। कुछ सकारात्मकताएं भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। संस्कृति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जड़ हो, एक बार स्थापित हो गई तो बनी रहे। संस्कृति हमारी मनोदशा के ऊपर प्रभाव डालती है, मन पर प्रभाव डालती है, मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। हमारी पसंद जो होती है उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं। कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों यानी परंपरागत जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य होते हैं इनका भी दायरा बढ़ जाता है। को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। नहीं, हम परंपरागत जो मूल्य है हमारे, परंपरागत मूल्य का मतलब है जो हमारे समाज में पहले से ही विद्यमान थे, हम उनको छोड़े बगैर संस्कृति का परिष्कार होता है। कैसे क्या होता है? संस्कृति का परिष्कार का मतलब है हमारी संस्कृति शुद्ध हो जाती है। कभी कभी हम विदेशी चीज़ों को अपनाते हैं या अन्य देश की संस्कृति को अपनाते हैं और अपने परंपरागत मूल्यों को छोड़ते नहीं हैं, तो हमारे परंपरागत मूल्यों में शुद्धता आ जाती है, इनका परिष्कार हो जाता है और सुंदर बन जाते हैं। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है। बर्गर मसाला और डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं।
चूंकि बर्गर एक खाद्य सामग्री है, बर्गर, मसाला या डोसा, इसका और कोई विकल्प है नहीं, इसलिए ये खराब वस्तु नहीं है। इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है हमको। अगर हम बर्गर खाएंगे तो हमारी संस्कृति में कोई बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई विकल्प भी नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हो गई। हमने क्या किया, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, लेकिन हमने बर्गर, मसाला और डोसा को भी अपना लिया। इसका क्योंकि कोई विकल्प नहीं था, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी भोजन की पसंद में एक चीज़ शामिल और हो गई। ये सकारात्मक प्रभाव है। हमारी संस्कृति का विनाश नहीं होगा इससे, बल्कि हमारी संस्कृति का परिष्कार हो जाएगा। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ, नीली जीन्स को यदि आप खादी के कुर्ते के साथ पहनोगे, और खादी का कुर्ता कहाँ बनता है, हथकरघा उद्योग में, जहाँ हाथ से कपड़ा बुना जाता है मलमल का, वहाँ पर खादी का कपड़ा बन जाता है। और खादी के कपड़े के साथ यदि नीली जीन्स को पहनोगे तो भी हमारी संस्कृति पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना है। हमारी संस्कृति में एक और नया प्रकार का नयापन आ जाएगा। यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जीन्स के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है। हमने अमेरिका से नीली जीन्स ली थी और उसका हमने अनुकरण किया था, हमारी संस्कृति को उसने प्रभावित किया था। लेकिन हमने उस नीली जीन्स के साथ क्या किया, भारतीय हथकरघा उद्योग में बने हुए खादी के कुर्ते को पहनना प्रारंभ कर दिया। अमेरिका के लोगों ने भी उसको अपनाना शुरू कर दिया। अब हमने जहाँ से पहले आयात किया था नीली जीन्स का, अब हम कुर्ते के साथ निर्यात करने लगे। तो ये भी सकारात्मक प्रभाव है संस्कृतिकरण का। जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकियों को देखना अब संभव है। यदि हम चाहें तो जीन्स के ऊपर नीला कुर्ता पहने हुए अमेरिकियों को देख सकते हैं। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है। क्या है? सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, और इस पहलू के द्वारा यानी कि संस्कृति में समरूपता आज आ चुकी है। और ये क्या हो चुका है, सांस्कृतिक समरूपता ने वैश्वीकरण के एक पहलू की तरह काम किया है। तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। सांस्कृतिक समरूपता विश्व में हर जगह एक जैसा सब दिखाई देना। आप भारतीय बाजारों में, भारत के क्षेत्रों में जिस प्रकार के वस्त्र पहने, जिस प्रकार का व्यवहार करते, जिस प्रकार का खान पान करते लोगों को देख सकते हैं। उसी प्रकार का हम अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रसिया में, चाइना में या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है ये कौन सी सांस्कृतिक समरूपता। भारत के लोगों को भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते देखा है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को भी हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीते देखा है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को भी हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीते देखा है। ये सांस्कृतिक समरूपता है। बर्गर खाते हुए भी हमने सभी देश के लोगों को देखा है। हम ज़्यादातर प्लेयर्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसा हमारे भारतीय प्लेयर्स खान पान और पहनावा होता है वैसा ही उनका होता है। तो इसको हम सांस्कृतिक समरूपता कहेंगे। यहां पर वैश्वीकरण, सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है। तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। क्या हुआ है? वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। वैश्वीकरण जब पढ़ा तो वैश्वीकरण के प्रभाव से हर संस्कृति एक विशिष्ट और अलग होती जा रही है। जैसे पहले भारतीय संस्कृति की पहचान भारत तक थी लेकिन विश्व तक नहीं थी, आज भारतीय संस्कृति विशिष्ट पहचान बनाती जा रही है। विशिष्ट पहचान में क्या है? जैसे भारतीय संस्कृति में योगा है, आयुर्वेद है, इनका प्रचलन विश्व के कई देशों में अब पहुंच हो रहा है। विश्व के कई देशों के लोग अब भारतीय संस्कृति को अपनाकर योगा करते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे हैं। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेलजोल में उनकी ताकत का सवाल गौड़ है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होती। ये बात हमें मानना चाहिए। हम ये कहें इसका बात का रोना रोते रहें हमारे देश पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, थोपा जा रहा है, तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि एक तरफा नहीं है। हमारी संस्कृति भी पश्चिमी देशों में
पहुंच रही है। अब वहाँ के लोग भी भजन पूजन करने लगे हैं, वहाँ के लोग भी अब भारतीय संस्कृति के मुरीद बन गए। आज अगला इसका हमारा एक शीर्षक आता है भारत और वैश्वीकरण। भारत और वैश्वीकरण। हम इसमें देखेंगे वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम विश्व के संदर्भ में बात कर रहे थे, अब हम देखेंगे भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत वैश्वीकरण में अपनी क्या भूमिका निभा रहा है। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालावधियों में पहले भी हो चुका है। मतलब बताया था वैश्वीकरण आज ही नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से किसी न किसी देश पर किसी न किसी देश का प्रभाव पड़ता रहा है, आज ही नहीं हो रहा है, ये पहले से भी वैश्वीकरण होता आया है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। मतलब भारत की पूंजी विश्व में के कई देशों में जा रही थी, विश्व की यहाँ आ रही थी, लोग वहाँ जा रहे थे, वस्तुओं का भी आना जाना था, ये हमारे इतिहास में पहले से ही विद्यमान था। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत का आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का आयातक देश था। मतलब जब औपनिवेशिक काल आया और ब्रिटेन ने यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया भारत पर, तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुएं, जो आधारभूत वस्तुएं जैसे कपड़ा था, कपास थी, खाद्य सामग्री थी, इन वस्तुओं का क्या बन गया, आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक। हम इन वस्तुओं को ब्रिटेन भेजते थे और बने बनाए माल का आयातक या उपभोक्ता बन गया। हम यहाँ से कच्चा माल भेजते थे, गेहूं भेजते थे, कपास भेजते थे, आधारभूत वस्तुएं भेजते थे, बना बनाया कपड़ा भी भेजते थे, इनके तो हम निर्यातक थे। किंतु वहाँ से बनी बनाई वस्तुएं होती थी, हमने भेजा कच्चा माल और कच्चे माल से, कपास से कपड़ा बन के आ रहा है, गेहूं से ब्रेड, बिस्किट इत्यादि बन के यहाँ आते थे, तो वहाँ का जो बना बनाया माल आता था उसको हम आयात करते थे और यहाँ से निर्यात। तो हमारी कुछ वस्तुएं वहाँ जा रही थी, कुछ तो वैश्वीकरण हमारे यहाँ पहले से ही विद्यमान था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ हम अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, ब्रिटेन की औपनिवेशिकवादिता की नीति से हमको आज़ादी मिली, तो हमने एक बात का अनुभव किया कि दूसरों पर निर्भर रहने की जगह हमें इन वस्तुओं को खुद बनाएं। हम जो विदेश से आयात करते हैं उन वस्तुओं को हम भारत में ही निर्मित करने लगें, क्योंकि हमें हमारी दूसरों पर से निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरों देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। मतलब दूसरे देशों को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वो निर्यात कर सकें, दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। जब दूसरे देशों का निर्यात नहीं होगा तो अब क्या होगा, हम दूसरे देशों को नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ के उत्पादक जो हैं वो अपनी वस्तुओं को खुद बनाना सीख सकें। इस संरक्षणवाद, यानी भारत ने उनको संरक्षण दिया हमारे यहाँ के उत्पादकों को कि वो वस्तुएं बनाना सीखें। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई, कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये जो संरक्षण दिया था हमने कि हमारे देश के ही लोग बनाएं, हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें, तो इसका कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा, कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा। और सबसे पहली बात आती है, जो दिक्कतें पैदा हुई उनमें क्या हुआ, कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई और कुछ जरूरी क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, हमारे देश में स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी वो नीचे जाने लगी, क्योंकि हमारा वैश्वीकरण समाप्त हो गया था। हम अपने देश में ही संरक्षण दे रहे थे, हम चाह रहे थे कि जो भी दवाइयाँ हैं वो भारत में ही बनाई जाए, लेकिन इससे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरावट आने लगी। आवास और प्राथमिक शिक्षा पर भी उतना ध्यान नहीं दिया जाने लगा, लोगों को रहने के लिए हम आवास दें, लोगों को शिक्षा दें, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमने ध्यान दिया भारत में वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। जितने वे हकदार थे, भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की, यानी भारत ने 1991 में आर्थिक वृद्धि, जो हमारा आर्थिक रूप से हम पिछड़े थे, वित्तीय संकट में दबे हुए थे, तो हम वित्तीय संकट से उबर गए। 1991 में वित्तीय
संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने। संकट से उबरे तो क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि की दर ऊंची हो गई। ऊंची होने से यानी हम वित्तीय संकट से उबर गए और आर्थिक वृद्धि की जो दर थी वो कैसी हो गई, ऊंची हो गई। यानी आर्थिक रूप से अब हम मजबूत होने लगे थे और इस कारण से क्या हुआ, इस इच्छा से भारत और आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। क्या होने लगा, भारत में आर्थिक सुधारों की दर या आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हो गई। अब हम धीरे धीरे जैसे ही हमारी वित्तीय संकट से हम उभरे और आर्थिक वृद्धि दर ऊंची होने लगी तो इसकी इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गईं, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में के जो विकास में बाधाएं थी उनको हटा दिया गया। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा हो ताकि हर कोई खुशहाल बने। मतलब हमारे देश की जो आर्थिक वृद्धि हो रही है इसमें किस हर क्षेत्रों की कुछ ना कुछ हिस्सेदारी अवश्य हो जिससे हर कोई खुशहाल बन सके। अब आता है वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध में हम बात करते हैं वैश्वीकरण का प्रतिरोध। वैश्वीकरण का प्रतिरोध, देखिए ये बात तो निश्चित है कि जो भी विचारधारा होती है, जो भी नियम होते हैं, जो भी नीतियां होती हैं, इनका कुछ लोग समर्थन करते हैं और कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो जैसे ही हमारे देश में वैश्वीकरण प्रारंभ हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैश्वीकरण का प्रतिरोध करते हैं, वैश्वीकरण को दबाने का प्रयास करते हैं, इसको गलत बताते हैं। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है, मतलब इस पर बहुत सारी बहस हो सकती है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना भी हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। जो वैश्वीकरण के आलोचक होते हैं ये कई प्रकार के तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास अवस्था है। मतलब जो वामपंथी लोग हैं जो पूंजीवाद का समर्थन नहीं करते हैं उनका तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण जो आज के वर्तमान युग में वैश्वीकरण हो रहा है ये विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। ये विश्वव्यापी पूंजीवाद फैल रहा है। वो सीधा सीधा कहते हैं वैश्वीकरण का मतलब है विश्वव्यापी पूंजीवाद का विस्तार होना। जो धनिकों को और ज़्यादा धनी, वैश्वीकरण का प्रतिरोध करने वाले कहते हैं कि वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है जिससे धनी लोग और धनी बन जाते हैं और निर्धन लोग और निर्धन बनते जाते हैं और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। वो क्या कहते हैं, ये जो पूंजीवाद का प्रसार हो रहा है इससे धनी लोग और धनी और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उनकी क्षमता में कमी आती है। जब राज्य कमज़ोर हो जाएगा, राज्य कमज़ोर कैसे होगा, जब धनी लोग और धनी हो जाएंगे, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, राज्य के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं। जब राज्य कमज़ोर हो जाएगा तो वो भी गरीबों के हित में कोई काम नहीं कर पाएगा और उसकी क्षमता में भी कमी आ जाएगी। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। वैश्वीकरण के जो दक्षिणपंथी आलोचक हैं, मतलब पूंजीवाद की जो आलोचना करते हैं, साम्यवाद के जो समर्थक हैं, उनका साफ साफ कहना है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर हम चिंतित हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक प्रभावों को लेकर दक्षिणपंथी लोग चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वो कहते हैं अगर राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है वैश्वीकरण का तो इससे राज्य कमज़ोर हो रहा है और उन्हें वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। दक्षिणपंथी लोग क्या कहते हैं
कम से कम अर्थशास्त्र के या आर्थिक आत्मनिर्भरता के संरक्षणवाद को बढ़ावा मिले, कुछ क्षेत्रों में लोगों को संरक्षण मिले जिससे कि वो अपने उद्योगों को सही तरह से स्थापित कर सकें, ये फिर से कायम हो। और सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो बैठेंगे। मतलब उनका दक्षिणपंथियों का मानना है कि जब संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो परंपरा है, प्राचीन संस्कृति की जो श्रेष्ठता थी, हम उससे हाथ धो बैठेंगे, वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ हम गौर करें कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदारी है। वैश्वीकरण का विरोध करने वाले, इसके आलोचना करने वालों का मानना है कि हमारा आंदोलन अब विश्व स्तर पर फैल चुका है और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों को गठजोड़ करते हैं। मतलब वैश्वीकरण की जो विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, उनका आंदोलन भी, यानी वैश्वीकरण का विरोध करने वालों का भी एक जमावड़ा हो गया है। वो भी विश्व स्तर पर संगठित हो चुके हैं, उनसे मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों में गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं जिसे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। जो वैश्वीकरण की विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करने वाले होते हैं, ये वैश्वीकरण के विरोधी नहीं हैं। मतलब जो वैश्वीकरण हो रहा है इसका वो विरोध नहीं करते हैं, बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम का वो विरोध करते हैं जिससे वो मानते हैं कि ये फिर से साम्राज्यवाद का एक रूप आ रहा है। जो पहले साम्राज्यवाद था यूरोप के द्वारा अन्य देशों पर कब्जा करने का, आज वैश्वीकरण भी साम्राज्यवाद का एक रूप है, ऐसा दक्षिणपंथी या वैश्वीकरण के विरोध करने वाले मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। यानी 1999 में सिएटल में एक विश्व व्यापार संगठन WTO जो था, उसकी मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें मंत्रियों ने भाग लिया था। उसके किसी भी देश के जो मंत्री होते हैं उन लोगों ने जाकर के वहाँ हिस्सेदारी की थी, प्रतिनिधित्व किया था। तो मंत्री स्तरीय बैठक हुई, यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब ऐसा हुआ था तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के अपनाने के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे। मतलब जब मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी विश्व व्यापार संगठन की, तो यहाँ विरोध हुए थे, और ये विरोध इसलिए हुए थे कि जो ताकतवर देश थे, जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, फ्रांस है, जो ताकतवर देश थे, ये क्या कर रहे थे, ताकतवर देशों के द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों को अपनाया जा रहा था, और इन तौर तरीकों का विरोध इसी बैठक में या इसी संगठन में हुआ था। विरोधियों का तर्क था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया। उदीयमान का मतलब है उदय होने वाली। आज के वैश्वीकरण में जो उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है, यानी नई आर्थिक व्यवस्था उदय होकर के आ रही है, इससे क्या होगा, विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। विकासशील मतलब जो देश आज विकास कर रहे हैं उन देशों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, बल्कि विकसित देशों को महत्व दिया जा रहा है। जो विकसित देश हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF है। इस मंच के, यानी एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम, ये किस चीज का है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आज का जो वैश्वीकरण है, नया वैश्वीकरण है, इसका विरोध करने वालों ने भी एक मंच बना लिया है, और इसका नाम आ गया है विश्वव्यापी मंच, यानी वर्ल्ड सोशल फोरम, या इसको शॉर्ट में WSF के नाम से भी जाना जाता है। WSF वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी विश्वव्यापी मंच। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। आज जो नया वैश्वीकरण आया है, इसका विरोध करने वालों में पर्यावरणवादी लोग हैं, मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, ये सब एकजुट होकर के नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। यानी 2001 में
ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे, पोर्टो अल्गेरे WSF की बैठक हुई थी। इसमें अल्गेरे में WSF की पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक। समझ में आ रहा WSF क्या है? नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाला एक मंच। यह पहली बैठक हुई थी और 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई। इसकी बैठक ब्राजील में मार्च 2018 में हुई। अंतिम बैठक इसकी ब्राजील में मार्च 2018 में हुई है WSF की, जो कि नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। अब हमारा एक और शीर्षक है भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत ने वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे किया? वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या है? सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। जब सामाजिक आंदोलन चलते हैं तो लोग अपने आस पड़ोस की दुनिया को समझते हैं, जैसे कि सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन, और भी हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं के विरुद्ध, दहेज प्रथा है इत्यादि कुप्रथाओं के विरुद्ध जब आंदोलन चलते हैं तो हम क्या समझते हैं? अपने आस पड़ोस को समझने का प्रयास करते हैं। तो सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने आस पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलनों से मदद मिलती है। जब हम सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करते हैं तो हमारी समस्याएं जो है, समाज में जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के हल भी हमको मिल जाते हैं। हल को करने में हमें मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है। कई प्रकार से कई जगह की यूनिट हैं जो वैश्वीकरण का विरोध कर रही हैं। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठती हैं। तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी, इंडियन सोशल फोरम ये था, WSM था, अब हो गया IWSF, इंडियन सोशल फोरम, ISF हो जाएगा। इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। मतलब किसानों ने, औद्योगिक श्रमिकों ने, जो उद्योगों में मजदूरी करते हैं श्रमिक, उन लोगों ने, किसानों के संगठनों ने क्या किया? बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं उनका विरोध किया है। पता नहीं है हमें किस प्रकार की मजदूरी करवाएंगे, कैसे काम देंगे, कितना काम लेंगे। अभी हम भारतीय उद्योगों में काम करते थे, अब विदेशी उद्योग यदि यहाँ आ गए तो हमें उसमें काम करना पड़ेगा, और ये किस प्रकार से करवाएंगे काम, हम उस पर भरोसा नहीं करते। इसलिए मजदूर जो संगठन थे, इन्होंने इसका विरोध किया है, और किसानों के संगठनों ने भी इसका विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों, मसलन नीम की, को अमेरिकी और यूरोपीय फर्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए। इसका भी कड़ा विरोध हुआ है। जब किसी वस्तु का पेटेंट हो जाता है तो उससे संबंधित कोई भी उत्पाद वही बना सकता है। अमेरिका ने भारत का एक पौधा है या वृक्ष है जिसका नाम है नीम। क्या है इसका नाम? नीम। नीम के पौधे का पेटेंट कराने का निश्चय किया, और जब भारत ने अमेरिका ने नीम के पौधे का पेटेंट कराने का प्रयास किया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। यदि एक बार अमेरिका नीम के पौधे का पेटेंट करा लेता तो नीम के पौधे से बनने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं वो सब अमेरिका ही बनाता और कोई नहीं। वो किस रेट पर बेचता, किस दर पर बेचता, वो तय करना अमेरिका का काम था। चूँकि नीम को हमारे आयुर्वेद में हकीम माना गया है, नीम से कई प्रकार की औषधियाँ बनती हैं, इसलिए भारतीय लोगों ने उसके पेटेंट का विरोध किया है। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती रुचि तक का विरोध शामिल है। मतलब हमारे देश के कुछ जो दक्षिणपंथी हैं जिन्होंने इसके प्रभाव, विदेशी संस्कृति के प्रभावों का जो विरोध किया है, जिसमें उन्होंने कहा
केबल नेटवर्क के जरिए। केबल नेटवर्क का मतलब होता है विदेशी टीवी को भी हम भारत में देख सकते हैं, विदेश की टीवियों को हम भारत में देख सकते हैं, वहाँ के चैनल्स को देख सकते हैं। वहाँ के चैनल्स पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, जो अश्लीलता वहाँ के चैनल पर परोसी जाती है, वो हमारे यहाँ दिखाई देती है। चूँकि हमारे देश में और विश्व के अन्य देशों में समय का अंतर है, वहाँ जो चीज़ रात में चलाई जाती है वो हमारे यहाँ दिन में दिखाई देती है। अगर रात में वहाँ पर अडल्ट मूवी चलाते हैं वो, तो वो भारत में दिन में दिखाई देगी, जो कि हमारी संस्कृति पर बुरा प्रभाव डालेगी। क्योंकि दिन में हमारे परिवार के साथ हम लोग बैठे होते हैं, और यदि ऐसा कोई चैनल आता है तो हमारी संस्कृति पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का हमारे यहाँ विरोध किया। दूसरा, हमारे यहाँ वैलेंटाइन डे जो होता है, इसको मनाने पर भी हमारे यहाँ विरोध हुआ है। वैलेंटाइन अगर देखा जाए तो वास्तव में एक संत थे, साधु थे, और इनका डे मनाने के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, विश्व में एक रिवाज है। ये जो साधु थे, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ लव कहते ताजमहल को, उसी प्रकार संत वैलेंटाइन थे। और उनका एक, जहाँ उनको दफन किया गया था, लोगों की एक मान्यता थी कि वो प्रेम के कारण मारे गए थे। और अगर कोई प्रेमी जोड़ा वहाँ जा कर के अब कोई याचना करता था या कोई मुराद मांगता था तो वो पूरी हो जाती थी। इसलिए लोगों ने क्या किया, प्रतिवर्ष वहाँ का जो वैलेंटाइन डे, जो कि पश्चिम से आया है, पश्चिम के लोग उसको जानते थे, और इसी प्रकार हमारे देश में भी इसको मनाया जाने लगा है। और इसमें यंग जनरेशन जो होती है, युवतियाँ और युवक एक दूसरे को प्रपोज करना या जो भी उनका वो होता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और मन में ये विचार रखते हैं कि हम, चूँकि संत वैलेंटाइन हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और हम एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ जब वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा तो इसका हमारे यहाँ के दक्षिणपंथियों ने कड़ा विरोध किया, चूँकि ये वहाँ के लिए था और हमारी संस्कृति में इसका अंधानुकरण हो रहा है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ कॉलेजों में जाने वाले युवक और युवतियों की पोशाकों पर भी विरोध दर्ज किया गया है। इस प्रकार के वस्त्र पहन करके कॉलेजों में जाना हमारे यहाँ की संस्कृति के विरुद्ध था। तो इस प्रकार के विरोध हमारे यहाँ बढ़ते रहे हैं।